गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री लेसन 8 पार्ट 1। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। कहने का भाव यह है कि अशोक ही एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, बिल्कुल युद्ध को त्याग दिया। सब इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो अशोक सम्राट थे वो कौन से वंश के थे और उनकी कौटिल्य कौन थे, मौर्य वंश के प्रमुख नगर कौन से थे, अशोक के बारे में जानेंगे। मौर्य सम्राट का प्रशासन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। अशोक की कलिंग विजय के बारे में जानेंगे। अशोक का धर्म यानी उसने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या किया उसके बारे में जानेंगे। अशोक के संदेश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है मौर्य वंश के प्रमुख राजा के। जो मौर्य वंश था उसके प्रमुख राजा कौन थे? तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, जो इसके मौर्य वंश के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बेटे उसके बाद बने राजा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा राजा मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात आती है कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस कार्य में चंद्रगुप्त की सहायता कौटिल्य नामक एक विद्वान ने की थी। यानी मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए कौटिल्य नामक एक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। कौटिल्य एक विद्वान था। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है मौर्य वंश के प्रमुख नगर। तो मौर्य वंश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, जो उसकी राजधानी भी थी, उज्जैन तथा तक्षशिला थे। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आपको पॉइंट आता है अशोक। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक अशोक था। वह बिंदुसार का बेटा था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। अभिलेख के द्वारा, जैसे अभिलेख का अर्थ होता है कि ताम्र पत्रों के ऊपर उसने अपने संदेश को लिखवाया और उसको जन जन तक पहुंचाया। तो ये एक प्रथम और पहले शासक थे जिन्होंने अपने संदेश को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अभिलेखों का माध्यम चुना। इसके बाद आते हैं मौर्य सम्राट का प्रशासन। कि मौर्य सम्राट का प्रशासन कैसा था? मौर्य सम्राट बहुत बड़ा था, साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। राजधानी पाटलिपुत्र पर आसपास का क्षेत्र सीधा राजा के अधीन था, जबकि शेष भाग को प्रांतों में बांटा गया था। इस पर गवर्नर राज्य करते थे। नेक्स्ट आता है अशोक की कलिंग विजय। नंबर 6 पे अशोक की कलिंग विजय। अशोक की कलिंग विजय को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक तथा उसको युद्ध नीति को बदल दिया। इसके बाद उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। इसके बाद आता है अशोक का धर्म। अशोक के धर्म में किसी देवता को पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी
प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते थे, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वो अच्छे व्यवहार की प्रेरणा देते थे। इसके बाद है अशोक के संदेश। अपने दोस्तों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान देना। जो शरणार्थी आते थे उन शरणार्थियों को तथा ब्राह्मणों को दान देना उनका संदेश था कि जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, किसी का व्यर्थ में खून नहीं बहाना चाहिए। इस तरीके के उनके विचार थे। तो सबसे पहले आता है मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों के विषय में हम किन माध्यमों से हम जान सकते हैं कि उस समय में कैसा प्रशासन रहा होगा, कैसा शासन रहा होगा। तो मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत अशोक के स्मारक के, जो अशोक ने उस समय अपने धर्म के प्रचार के लिए अभिलेखों का प्रचार किया, यानी प्रत्येक तक अभिलेख पहुंचाया। तो कुछ अभिलेखों के स्मारकों के द्वारा भी हमें पता चला है कि उस समय मौर्य वंश किस तरीके से शासन चलाता था। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो विद्वान था कौटिल्य, उसने किस तरीके से अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके मौर्य वंश को ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाया। और मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका, उसमें हमें मौर्य वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा राज्य, यानी जो मौर्य सम्राट था उसका प्रशासन, कि उस समय जो कानून व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, वो किस तरीके से शासन चलाया जाता था। तो सबसे पहले है कि राज्य साम्राज्य से निम्नलिखित बातों से भिन्न थे। जो राज्य, जो उस समय का समाज था, वो दो भागों में बटा हुआ था, राज्य और साम्राज्य। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती है। इस कारण सम्राटों के राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। सम्राट को बड़ी संख्या में कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती है। राज्य आकार में छोटे होते थे, जबकि साम्राज्य आकार में बड़े होते थे। उस समय जो सम्राट होता था वो साम्राज्य में स्थापित अपनी राजधानी में रहता था, जिसका संपर्क अन्य राज्यों से होता था और सारा कर एक ही साम्राज्य में एकत्रित होता था। इसके बाद आता है उस समय के जो प्रमुख नगर थे, वंश थे, उसके बारे में कि अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी था। कश्मीर तथा नेपाल भी अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर इस साम्राज्य के अंग थे। पश्चिम में गिरिनार तथा सोपारा से लेकर पूर्व में जांगड़ तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद आता है कि अशोक ने कौन कौन से संदेश दिए, उसके संदेशों के बारे में, कि उसने अपने युद्ध त्याग के बाद अनेक संदेश प्रस्तुत किए और जो वाजिब भी थे। अशोक ने अपने धर्म के संदेशों को फैलाने के लिए कई प्रयत्न किए। अशोक के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं, यानी आज भी प्रचलन में है। सभी जीवों पर दया करना, बड़ों का आदर करना, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना,
ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, प्रत्येक धर्म का आदर करना, ये उनके संदेश थे। कलिंग की लड़ाई, जो उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी, तो उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उस युद्ध में बहुत से लोगों की जान चली गई, बहुत से लोगों का खून बहाया गया, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं, उन सब का बहुत खून बहाया गया, जिससे अशोक का दिल पिघल गया, उसका मन युद्ध से उब गया। अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। विस्तार से जानेंगे। अपने अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध को कलिंग युद्ध में यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने, यानी अशोक अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग विजय में उन्होंने, अशोक ने 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश की जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। इज दैट क्लियर? कलिंग विजय के बाद उसने अपने विचार किस तरीके से प्रस्तुत किए। इसके बाद आता है हमारा कौटिल्य। यानी कौटिल्य के बारे में अब हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कौटिल्य ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य वंश की स्थापना करने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सहयोग दिया था। मगध के नंद वंश के राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था। कौटिल्य उसे चाणक्य भी कहा जाता था, ने नंद वंश का अंत करने की शपथ ले ली थी। उसने एक मौर्य युवक चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश के राजा को राजगद्दी से उतार दिया। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों माना जाता है। अशोक की गणना भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में की जाती है। निम्नलिखित बातों से यह एक अनोखा सम्राट माना जाता है। यह बड़ा साहसी और योग्य व्यक्ति था। वह प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया। उसने अपने संदेश जनमानस की भाषा, प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में खुदवाए। उसने जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य भी किए। अब बात आती है उसने अपने धर्म प्रचार के लिए क्या किया। यानी अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने धर्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी स्थान स्थान पर जाकर लोगों को धर्म की शिक्षाएं देते थे। अशोक ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं पढ़ नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हमने इस लेसन के मुख्य बातों का अध्ययन किया है। अगर अब भी आपको इस लेसन में कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम 9th लेसन को अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।